नमस्कार, स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जहां पर हम आपको बताएंगे दिन की तमाम बड़ी खबरों के बारे में और साथ ही वो 4 खबरें भी आपको बताएंगे जो बहुत खास हैं, बहुत बड़ी खबरें। सबसे पहले आप वो 4 खबरें यहां पर जारी। पहली खबर राम मंदिर में गिनती से जुड़ी हुई है। पहले ही यहां पर दान का गबन हो जाता था। आरोपी क्या करते थे इस पैसे का, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। दूसरी खबर ललिता गौतम हत्याकांड के मामले से जुड़ी हुई है। मेरठ में गर्मा गर्मी इस मामले को लेकर जारी है। चंद्रशेखर आजाद को क्यों यहां पर पुलिस ने रोक दिया है, इसके बारे में भी आप जानिएगा। तीसरी खबर भारी बारिश को लेकर है, जहां पर उसका असर कुछ इस तरह का है कि हालात काफी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। गुजरात के सूरत किस तरह की हो गई है वो आप देखिएगा। अलग अलग मामलों में 17 मौतें हो गई हैं। और चौथी खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का किस पर आरोप लग रहा है, विस्तार से इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इन बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से हम आपको बताएं उससे पहले आप देखिए 4 बजे की 4 ऐसी तस्वीरें जो काफी सुर्खियों में है। पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, चेक रिपब्लिक बाटा से आई है। देखिए आप कैसे बिल्डिंग पूरी की पूरी ध्वस्त यहाँ पर हो गई है। दरअसल फैक्ट्री में यहाँ पर भयानक आग लगी और ये फैक्ट्री जो है उसका एक हिस्सा यहाँ पर ढह गया। आग पर काबू पाने की कोशिश इसके बाद जारी है। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर राम मंदिर गबन मामले से जुड़ी हुई। अयोध्या के राम मंदिर दान गबन केस में एक नया खुलासा हुआ है। तफ्तीश के मुताबिक दान में मिले नोटों को गिनने से पहले ही गायब कर दिया जाता था। आरोपी गिनती से पहले ही उस वक्त नोट छुपा लेते थे जब कटे फटे या मुड़े हुए नोटों को सीधा किया जाता था या फिर अलग किया जाता था, और इसी काम में लोगों को लगाया गया था। ये भी सामने आया है कि दान चोरी के पैसे को कई आरोपी ब्याज पर चढ़ाते थे। गबन के पैसे को अपने रिश्तेदारों और करीबियों के खाते से घुमाकर अपने खाते में ये मंगवाया करते थे। अयोध्या में दान गबन के आरोपी वो काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें रखा ही नहीं गया था। तफ्तीश के मुताबिक आरोपियों को नोट गिनने के लिए नहीं बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा दान में दिए गए नोटों को सीधा कर करेंसी शॉर्टिंग मशीन में डालने के लिए नियुक्त किया गया था। ये मशीन नोटों के रंग और डिजाइन के हिसाब से उन्हें अलग अलग कर उनकी गड्डी बना देती है। जानकारी के मुताबिक चंदे की चोरी गड्डी बनाते वक्त ही हो जाती थी। इसके बाद एसबीआई बैंक के कर्मचारी गड्डियों के नोटों को नोट काउंटिंग मशीन में रखकर गिनती करते थे। इस सिलसिले में एसबीआई शाखा के पूर्व मैनेजर गोविंद मिश्र भी अयोध्या पुलिस के रेडार पर हैं। गोविंद मिश्र अब लखनऊ में तैनात हैं। पुलिस जल्द ही उनके बयान दर्ज कर सकती है। एक पूर्व बैंक अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव को काउंटिंग के दौरान निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था। वो भी एक निजी कंपनी के जरिए आउटसोर्स किया गया था। सुभाष श्रीवास्तव भी गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक है। ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले सदस्य अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ एमओयू पर साइन किए थे। अनिल मिश्रा के बयान इस हफ्ते दर्ज किए जा सकते हैं। अब आपको विस्तार से हम बताते हैं कि इन आरोपियों को क्या जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी और कैसे ये पैसों की चोरी यहां पर कर रहे थे। आप देखिए चढ़ावा चोरी के आरोपियों का काम नोट गिनना नहीं था। ये बातें अब यहां पर सामने आई हैं जांच में। कटे फटे नोट अलग करना और नोटों को सीधा करने की जिम्मेदारी इनको यहां पर दी गई थी। आरोपी नोटों को व्यवस्थित तरीके से मशीन में डालते थे और चोरी नोटों की गिनती से पहले ही यहां पर हो जाती थी। उन्हें सीधा करने के दौरान ये नोटों को गायब कर देते थे। और गिरफ्तार आरोपी ट्रस्ट और एसबीआई के आउटसोर्स कर्मचारी थे। कर्मचारियों की भर्ती, इंटरव्यू की जिम्मेदारी निजी कंपनी की यहां पर थी और निगरानी का जो जिम्मा था वो आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास था। सुभाष निजी कंपनी के जरिए आउटसोर्स पूर्व बैंकर था और अभी तक पुलिस ने बैंक कर्मियों के बयान इस मामले में दर्ज नहीं किए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एसबीआई के पूर्व मैनेजर गोविंद मिश्र पुलिस के रडार पर अब हैं और गोविंद मिश्र से अयोध्या पुलिस अब पूछताछ कर सकती है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इस मामले में अब जांच के बाद सामने आ रही हैं। उधर आप देखिए इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव के वीआईपी पास निष्क्रिय कर दिए हैं। जांच में सामने आया कि दान गबन के आरोपी चोरी की रकम ब्याज पर चढ़ाते थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी चोरी की रकम ब्याज पर भी देते थे। तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी अनुकल्प और लवकुश ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को ब्याज पर पैसे दिए। यही नहीं, उन्होंने बताया कि चढ़ावे से चोरी की कुछ रकम उन्होंने शेयर बाजार में भी लगाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा, लवकुश और करुणेश पांडे से 10 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर और 2 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी चोरी की रकम रिश्तेदारों और करीबियों के खातों में भेजते थे और फिर उसे घुमाकर वापस अपने खातों में मंगवा लेते थे।
पुलिस ने ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा खाते पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सख्ती की है। तीनों के वीआईपी पास निष्क्रिय कर दिए गए हैं। विशिष्ट दर्शन और सुगम दर्शन पास जारी करने वाले सिस्टम आईडी भी निष्क्रिय कर दी गई है। अब राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास की आईडी से ही पास जारी किए जा सकेंगे। चढ़ावे के प्रबंधन के लिए नई सुरक्षित व्यवस्था लागू की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ तो जांच यहां पर हो रही है इस मामले की, दूसरी तरफ सियासत जमकर हो रही है इस मुद्दे पर। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और उन्होंने आज अयोध्या जिले के भदरसा नगर का नाम भरत नगर करने का ऐलान किया और अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके दौर में पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई गई। उन्होंने पूछा कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा सकता है? कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। इस बीच यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद आज बलिया के दौरे पर गए, जहां पर उनका विरोध तेज हो गया। विरोध करने वालों का आरोप यह है कि निषाद अपने एक बयान में बलिया का अपमान कर रहे थे। बलिया के लोगों को गद्दार उन्होंने बताया था। इसका विरोध करने के लिए लोग यहां पर जमा हो गए। बलिया के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विरोध में डाक बंगले पर धरने पर बैठे युवाओं का आरोप है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बलिया का अपमान किया है। उनका आरोप है कि बीते साल नवंबर में संजय निषाद ने बलिया के युवाओं को अंग्रेजों का दलाल बताया था। इसी पर वो संजय निषाद से माफी की मांग कर रहे हैं। हम सभी आज यहाँ पे आए हैं कि भाई दलाली तो तुम करते हो, पार्टी से पैसा लेके टिकट देके लेन देन कर, और तुम हमारे बलिया के वीर सपूतों को दलाल कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बीच पुलिस ने इन युवाओं को जबरन डाक बंगले से बाहर कर दिया। उधर संजय निषाद ने अपनी पुरानी बात को आज इस तरह कहा। बलिया आज भी आया हूँ, आगे भी आऊँगा। बलिया किसी के पिताजी की जमीन नहीं है। अंग्रेज आए थे, नदियों के रास्ते सबसे पहले हमारी जाति ने उनका विरोध और डूबो में हमारा था। अपने विवादित बयानों के कारण संजय निषाद पहले भी सुर्खियों में आते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा, दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी, देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूं। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होंगे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों पर महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन, नवी मुंबई में जारी छापेमारी, कई संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। सेंसेक्स 828 अंक चढ़कर 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी में 244 अंक की तेजी, बैंक और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं हरियाणा से। हरियाणा के गुरुग्राम में बीती रात एक कारोबारी के घर के बाहर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 गैंगस्टर मार गिराए गए हैं, एक घायल हो गया है और इन चारों अपराधियों ने कारोबारी के घर पर गोलियां चलाई थी। ये सभी विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल गैंग के थे और मुठभेड़ के दौरान एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। गुरुवार रात करीब 11:30 बजे गुरुग्राम का सुशांत लोक फेज 2 गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
एक काली स्कॉर्पियो में बैठे 5 अपराधी यहां SGT यूनिवर्सिटी के संस्थापक के बेटे विशाल बैरी के बंगले पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को खबर मिली, वो मौके पर पहुंच गई, अपराधियों को सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग की प्रक्रिया के अंदर जो 5 शूटर थे, उन पांचों घायल हुए हैं, जिनको फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनमें से 4 बदमाशों को डेथ डिक्लेयर किया गया है और एक का इलाज वहाँ पे चल रहा है। मारे गए अपराधियों में से 3 हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं और चौथा फतेहाबाद का है। घायल अपराधी शिवम नूह जिले के कोटा बिसार का रहने वाला है। पुलिस ने अपराधियों की काली स्कॉर्पियो और कई अत्याधुनिक हथियारों को जब्त कर लिया है। ये अपराधी विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के गैंग के हैं, जो काफी समय से विशाल बेरी को जबरन वसूली के लिए संदेश भेज रहा है। देखा आपने, हरियाणा में जो ये मुठभेड़ हुई, इसमें जो कारोबारी पर हमला करने वाले अपराधी हैं वो दीपक नांदल गैंग के हैं। अब दीपक नांदल कौन है, ये भी हम आपको बताते हैं। दीपक नांदल दिल्ली और हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर है। वो कभी हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर था। उसके खिलाफ दिल्ली NCR में 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं और इसीलिए वो भारत से भागकर विदेश बैठकर अपना गैंग यहाँ पर चला रहा। उसी के आदेश पर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की गई थी। MNR बिल्डिंग पर भी उसी ने हमला करवाया था और वो कारोबारी बिल्डर से रंगदारी मांगता है। सूफी गायक बिस्मिल से वो 5 करोड़ मांग चुका है। रोहित शौकीन हत्याकांड में भी उसी का नाम सामने आया है और अब उसी के इन 4 गैंगस्टर को पुलिस ने मुठभेड़ में यहाँ पर ठिकाने लगाया। हमारे सहयोगी अनुष्का गर्ग ने गुरुग्राम के सुशांत लोक में मौकाए वारदात से जायजा लिया। कैसे वहां पर ये जो एनकाउंटर था उसको अंजाम दिया गया, देखिए आप जरा इस रिपोर्ट। कहना है कि जो कारोबारी है उनको विदेश में बैठे दीपक नांदल की ओर से लगातार रंगदारी की जो धमकियां हैं वो मिल रही थी। क्राइम ब्रांच को पहले से इनपुट मिला था कि हथियारबंद बदमाश एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में इलाके में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीमों ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, उन्होंने मॉडिफाइड हथियारों से फायरिंग करनी शुरू कर दी। काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास से मिले हैं, 5 पिस्टल्स उनके पास मिले हैं। साथ ही साथ लगातार जो इनकाउंटर हुआ उसमें पुलिस ने सबसे पहले ही उन लोगों को जो है वार्निंग दी थी कि आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन बदमाशों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद बदमाशों और पुलिस में कुल मिलाकर 60 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ पर हुई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, FSL की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंची है। मौके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में जो 5 शूटर है उनको गोली लगी, जिनमें से 4 मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि एक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार जो है उसका यहाँ पर इलाज चल रहा है। फायरिंग के दौरान बदमाश को गोली लगने के साथ साथ ही जो पुलिस के ASI समेत 3 पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए हैं, उन्हें भी तुरंत मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दिल्ली से एक और फायरिंग का मामला हम आपको बताते हैं। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया और उसके बाद फायरिंग की नौबत यहां पर आ गई। मामला एक बैंक्वेट हॉल के लीज को लेकर झगड़े का ये बताया जा रहा है, जिसमें फायरिंग हो गई है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बीती रात गोलियां चल गईं। बैंक्वेट हॉल लीज विवाद को लेकर कुछ युवकों ने 10 से 12 राउंड फायर कर दिए। बैंक्वेट हॉल चला रहा परिवार उनके निशाने पर रहा। खुद को बैंक्वेट हॉल की मालकिन बताने वाली खातून चौधरी हमले में बाल बाल बची। सर तकरीबन 20 से 25 लड़के हैं ये, और इनका काम ही है सर कि क्या कहते हैं जगह पे कब्जा करना। जो डर गया उसे डरा दिया और जो नहीं डरा उसके यहाँ फायरिंग वगैरह करना। गोलियां चलाई है, मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर गोली चली है, मेरी मम्मी के हल्का छर्रा लगा भी है और खुली धमकी भी दी है। मेरे घर की लेडीजों को बैंकेट से बाहर भी निकाला गया है। वो आए, हमें बाहर निकलवाया, अपनी गाड़ी बाहर निकाली, लॉक लगाया और धमकी देके गए। मेरे देवर को कह गए कि क्या नाम, अगर ताले का हाथ तोड़ दिया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। हमने अपने देवर से कहा कुछ नहीं कहना। हम कितने राउंड गोली चलाई? कम से कम 10-15। इस बैंक्वेट हॉल को लेकर 2 पक्षों में काफी समय से विवाद है। पुलिस फायरिंग की इस घटना के बाद सबूत जुटाने के लिए आसपास की CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। अब उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला हम आपको बताते हैं जिस पर सियासत काफी गरमाई हुई है। मेरठ का
ललिता हत्याकांड मामला, जिस पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर मेरठ जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका गया है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और मेरठ एंट्री पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोक दिया और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों की पुलिस से काफी गर्मागर्म बहस भी हो गई। पुलिस ने कांग्रेस के डेलीगेशन को भी रोका। ये मामला तब और गर्मा गया जब मेरठ के एसएसपी ने एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मार दिया। मालिक हो गया, कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखते हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली मुझे क्यों आना पड़ता था? ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर जहां मेरठ में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को उनके घरों में रोक दिया गया, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को मेरठ में घुसने ही नहीं दिया गया। विपक्षी दलों को मेरठ में घुसने से रोकने के लिए एंट्री पॉइंट को किले में तब्दील कर दिया गया था। दरअसल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ये नेता जा रहे थे। हालांकि मामले ने तूल तब और पकड़ लिया जब मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडे ने थप्पड़ बरसाए थे। विपक्ष ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। हालांकि एसएसपी अविनाश पांडे ने इसके पीछे सफाई भी दी। उनका कहना था कि प्रदर्शन और धरने के पीछे अराजकता फैलाने की बड़ी साजिश थी। वहीं ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट के एंट्री गेट पर धरना और हंगामा करने वालों पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 13 नामजद और 25 से 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर इस मामले पर इतनी सियासत क्यों गरमा रही है, विस्तार से हम आपको बताते हैं। देखिए, बीए की छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट के एंट्री गेट पर धरना और हंगामा करने वालों पर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर कर दी है। 13 नामजद और करीब 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के रोहटा की रहने वाली छात्रा ललिता की हत्या कर दी गई थी और इसी को लेकर दरअसल ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रदर्शन होता हुआ आपको नजर आएगा। 15 जून को लापता हुई थी छात्रा और 17 मई को रोहटा के जंगल में खेत में शव मिला था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को इसके बाद जेल भेजा है और हत्या का विरोध कर रहे लोगों पर एसएसपी अविनाश पांडे ने थप्पड़ बरसा दिए। इसके बाद ये और सियासी जो हंगामा इस पर होता हुआ यहाँ पर नजर आया। सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब इस पर निशाना साधा है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर जमकर यहाँ पर सियासत हो रही है। इससे पहले आप देखिए, मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला मेरठ जाते वक्त पुलिस से भिड़ गया। काफिले की कुछ गाड़ियों को रोके जाने पर चंद्रशेखर आजाद खुद गाड़ी से उतरे और पुलिस अधिकारी से तीखी बहस करने लगे। देखिए, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर ये तस्वीरें उस समय सामने आईं जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ सहारनपुर से मेरठ की ओर जा रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी तो टोल पार कर गई, लेकिन उनके काफिले की कुछ गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया। बस फिर क्या था, सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरे और सीधे पुलिस कर्मियों के पास पहुँच गए। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? टोल प्लाजा पर पुलिस और सांसद के बीच तीखी बहस के दौरान इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक उसे घेर कर खड़े रहते हैं। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं, मुकदमे लिखते हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। गाली मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहां से? अभिनेता राजपाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से उनको झटका लग गया है। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कसूरवार माना है और सभी 7 मामलों में 3-3 महीने की साधारण जेल की सजा सुनाई गई है। सभी 7 सजाएं साथ साथ चलेंगी और हर केस में 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना भी लगा है। कुल मिलाकर 7 करोड़ 35 लाख का जुर्माना इनको भरना होगा। शिकायतकर्ता को 1 करोड़ 4 लाख मिलेंगे और हर केस में राज्य को 25,000 मिलेंगे।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने राज्यपाल का रवैया संदिग्ध माना है और रकम चुकाने के कई मौके उनको दिए गए थे। इसके बाद भी वादे पूरे करने में पूरी तरह से वो फेल रहे। आगे बढ़ते और एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। सवाल यह है कि बच्चों को बुलिंग से कौन बचाएगा। जयपुर अमायरा खुदकुशी केस में खुलासा हुआ है। अमायरा की मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी को जरा आप ध्यान से देखिए, जिसमें यहां पर क्लासरूम नजर आ रहा है। अमायरा के माता पिता ने यह वीडियो जारी किया है। अमायरा की मौत से पहले क्लासरूम का सीसीटीवी है। बेटी की मौत से पहले के आखिरी पलों को इसमें दिखाया गया है। बेटी लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का शिकार थी, ये पिता का आरोप है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से आप देखिएगा। अमायरा आपको बीच में नजर आती है, वहां टीचर बैठी हुई हैं, उसके पास बच्चे यहां पर जमा हुए हैं और पिता ने यह कहा कि मेरी बेटी ने कई बार मदद मांगने की कोशिश की, वक्त पर मदद मिलती तो अमायरा शायद बच जाती। पिछले 1 नवंबर 2025 को यह घटना हुई थी, जहां अमायरा ने स्कूल की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी। सीसीटीवी में वो खुश दिख रही है, डांस क्लास में भी शामिल हुई, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। फुटेज में दिख रहा है कि कई छात्र उसे एक डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर परेशान कर रहे हैं। जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने क्लास टीचर के पास गई, मदद की गुहार लगाई, लेकिन पेरेंट्स का आरोप है कि उसकी एक न सुनी गई। लेकिन टीचर का रवैया और उसके बाद अमायरा का बेबस चेहरा, सब कुछ फुटेज में दर्ज हो चुका था। अपनी व्यथा सुनाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। टीचर के डांटने के बाद 12:27 पर अमायरा क्लास से निकली और यहीं से शुरू होता है अमायरा का आखिरी सफर। सीसीटीवी में दिख रहा है कि अमायरा अकेले सीढ़ियां चढ़ रही है। वो 4थी मंजिल तक पहुंच गई और किसी ने देखा तक नहीं, रोका भी नहीं। और फिर 12:29, 2 मिनट बाद अमायरा 4थी मंजिल से नीचे कूद जाती है। तस्वीरें देखिए आपने। अब अमायरा की मां का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। अमायरा की मां ने कहा कि बच्चे स्कूल में अगर दिक्कत महसूस करते हैं तो वो घर आ जाते हैं। उनकी बेटी को तो घर आने का मौका ही नहीं मिला। बच्चा ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चला गया। हर जगह पे डेस्क बनाए गए थे, जहां उससे पूछना चाहिए था कि बेटा आप यहाँ से यहाँ कहाँ आ गए। उसे 4th फ्लोर तक किसी ने नहीं रोका और वो वहां से जंप कर गई। एक 9 साल की बच्ची को एक स्कूल में, आपने कहीं पर भी, मैं आपसे, मतलब आप तो मीडिया हैं, क्या आपने कहीं ऐसा केस सुना जहां स्कूल में किसी बच्चे ने सुसाइड किया हो? अगर किसी बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घर आ जाता है। मेरी बेटी को मौका ही नहीं दिया गया घर आने का। उसको कुछ ऐसा बोला गया, आप देखेंगे आज जो हम सीसीटीवी शेयर करेंगे उसमें कुछ ऐसा बोला गया, चलो चलो, इट इज समथिंग लाइक तुम चलो, तुम्हारा जो भी होगा तुम्हारे पे आज एक्शन लिया जाएगा। अमायरा के पिता का क्या कहना था वो भी जरा आप देखिए। 8 महीने बाद में पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, जिसके अंदर जो पुनीता शर्मा है क्लास टीचर, उसके अगेंस्ट में JJ 75 लगाया है, जो कि क्रूएल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रन होता है। 106 लगाया नेग्लिजेंस का और 238 लगाया है बैग के लिए, क्योंकि बैग उनकी कस्टडी में था 10 दिन तक। और JJ 75 में नॉन अवेलेबल लगाया है, जिसमें 10 साल तक की सज़ा होती है। कि उसको कितना प्रताड़ित किया गया है टीचर के द्वारा, उसकी बात नहीं सुनेगी। बार बार वो टीचर से हेल्प मांग रही है, क्लास टीचर पुनीता शर्मा से, लेकिन वो उसको बार बार डिसमिस कर रही है और उसको थ्रेटन कर रही है। ऐसा लग रहा है उसको किसी चीज़ के लिए थ्रेटन कर रही है कि जैसे प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, रेस्टिकेट करूंगी। सीसीटीवी आपने देखा क्लासरूम का, जो परिवार ने यहाँ पर जारी किया है। अमायरा इस मामले के बाद बाहर यहाँ से निकलती हुई आपको दिख रही है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर हम जानबूझकर आपको नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैल्कनी से 4थी मंजिल से उसने छलांग लगा दी थी।
पर आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा मामला आपको बताते हैं। दूसरी खबर बेंगलुरु से है, जहां पर मधुश्री नाम की बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती थी और आरोप के मुताबिक स्कूल के टीचरों ने उसे इतना परेशान किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसने अपनी जान दे दी। बच्ची ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें शिक्षक पर कई आरोप लगे हैं। उसे होमवर्क ना करने को लेकर सजा दी गई, 20 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बच्ची को टीसी देकर स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। जिस वक्त ये सब हुआ, बच्ची की मां अस्पताल में भर्ती थी और बच्ची की मां ने भी स्कूल पर कई आरोप लगाए। ऋतु हमारे साथ हैं। ऋतु, देखिए अमायरा का मामला में देख ही रहे हैं, परिवार यहां पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और एक और मामला यहां पर ये सामने आता है। जरा बताइए इन आरोपों पर क्या सफाई स्कूल की तरफ से दी गई है और कैसे अब ये मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में जो है अभी तक स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी बयान जो है अभी तक आया नहीं है। बट वही आप देखिए कि इस छात्रा के जो पेरेंट्स है, दरअसल उनके माँ बाप का कहना यह है कि घर पर जो है उसका एकदम बहुत ठीक तरीके से चल रहा था। कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का हरासमेंट हो या असॉल्ट हो, किसी भी चीज को लेकर वो परेशान दरअसल घर में नहीं दिखाई दे रही थी। अभी उनका ये कहना है कि दरअसल जो भी था वो स्कूल की तरफ से था, क्योंकि उसको वहां से जो है कहीं ना कहीं वो टॉर्चर हो रहा था, इसी के चलते उसने जो है इतना बड़ा कदम उठाया है। बट अब इसी पूरे मामले में जो है पुलिस ने दरअसल केस दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस जो है पूरे की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकाल पाएगी, उसमें वो देखना होगा। क्योंकि जो नोट्स जो दरअसल मिले हैं उसमें जो है छात्रा ने काफी सारी चीजों को बयान किया है दरअसल कि किस तरीके से जो है अगर होमवर्क ना लिखने पर उनको 20 रुपए का फाइन मांगा जाता था और किस तरीके से जो है कैसे जो है वो कहीं ना कहीं हरासमेंट था स्कूल की तरफ से। उस चीजों को लेकर उसने काफी खुले तरीके से अपने खत में लिखा है। एक खत जो है उसने हेडमास्टर को लिखा था, उसमें उसने काफी सारी चीजों को लेकर बयान किया है कि किस तरीके से स्कूल में जो है इस तरीके का माहौल था उस बच्चे के लिए। और अब खैर देखना होगा क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन में दरअसल पुलिस को क्या कुछ पता चलेगा उस पर दरअसल हमें जो है नजर रखनी पड़ेगी। बैक टू यू। बहुत शुक्रिया ऋतु आपका सब जानकारी के लिए। तो अब पुलिस इस मामले को यहां पर देख रही है, लेकिन इस तरह के मामले लगातार स्कूलों से सामने आना एक तरह की फिक्र भी पैदा करते हैं कि आखिर बुलिंग का जो मामले हैं वो कब उन पर विराम लगेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से अपराधी घायल। झारखंड में एसआईआर फॉर्म के नाम पर उगाही, बीएलओ पर वसूली का आरोप, वीडियो में कहा 50 रुपए दो वरना छीन लेंगे नागरिकता। उत्तराखंड के काशीपुर में NH 74 पर काली गाड़ियों के काफिले का हंगामा, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच शुरू। तेलंगाना में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन का अपहरण, लड़की के परिवार वालों ने ससुराल से किया किडनैप, इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे परिजन। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मॉनसून के असर की। आप देखिए दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और पिछले कुछ दिनों से ये बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे हालात में हादसे भी हो रहे हैं। गाजियाबाद में 2 अलग-अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के समयपुर बादली में जल भराव में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई है। ये मौत का अफसोस है। इस मां ने 3 साल की लाडली को खोया है। गाजियाबाद के विजयनगर में वो मासूम घर से बाहर निकली, पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। ऐसी कोशिशों से करिश्मा नहीं होता, लोग नाकाम रहे। मुर्दा शरीर में जान लौटती भी तो कैसे। भड़के लोगों ने NH 9 पर जाम लगाने की कोशिश की, पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में ट्रांसफार्मर के पास पानी भरा था, उसमें करंट फैल गया और 22 साल का ये युवक उसकी चपेट में आ गया। पहचान नरेंद्र उर्फ बबलू के तौर पर हुई, जो पास की सोसाइटी में गार्ड था। मामले में बिजली विभाग और उसके जूनियर इंजीनियर के खिलाफ FIR हुई है। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके के इस हिस्से में चारों तरफ गंदगी जमा है। यहाँ एक खाली प्लॉट में पानी भरा था, जिसमें डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली NCR में लगातार बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन बरसात ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरें देखिए आप, कहीं पर लंबे जाम लगे हुए हैं, कहीं पर सड़कें तालाब बन गई। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा का हाल तो काफी खराब नजर आया।
ये हाल है सड़कों का, जहां पर जगह जगह पर जल भराव दिख रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग पूरे देश में इन दिनों मानसूनी बारिश हो रही है और उसका असर कैसा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में लगातार बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। खासकर सूरत शहर में लोगों का जीना मुहाल है, जगह जगह पर जल भराव है। सूरत में बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि स्थिति यहां पर किस तरह की हो गई है। सूरत बहुत एडवांस शहरों में गिनती होती है शहर की, लेकिन बारिश के बाद ये देखिए आप, सड़कें पानी से लबालब हैं और लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना भी एक चुनौती बन गया है। डायमंड सिटी की चमक को बारिश ने धुंधला कर दिया है। जगह जगह लोग मौसम की मार से बेहाल हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें लोगों के दर्द को बयां करने के लिए काफी हैं। मौसम की मार के आगे हर कोई बेबस है। खूबसूरत इलाके और चौड़ी सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। शहर का सिस्टम फेल हो गया है। घरों, दुकानों में पानी भरा है। अरबों का नुकसान है। अब तक 3600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 4300 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हालात की समीक्षा की है। सीएम ने बार बार आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने बीती रात अधिकारियों संग बैठक की। प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान किया। अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में बादल जमकर बरस रहे हैं। कर्जत और लोनावला के बीच भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी थम गई। पटरियों पर भारी मलबा बिखरा पड़ा था। ये खंडाला घाट रेलवे सेक्शन में हुई भारी लैंडस्लाइड का नतीजा है। पटरियां मलबे से ढक गईं। ऐसे हाल में गाड़ियों की आवाजाही तो मुमकिन ही नहीं थी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, झरनों से निकला पानी भी पटरियों पर गिर रहा था। ऐसे हालात में सेंट्रल रेलवे ने दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। रेलवे लाइन पर पिछले कई दिनों से परेशानी बनी हुई है। मौसम की मार का असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ा है। 10 से 14 जुलाई के बीच 22 एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं। रद्द हुई गाड़ियों में डेक्कन क्वीन, इंटरसिटी एक्सप्रेस और डेक्कन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। कोशिश है कि रेलवे ट्रैक को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा।